तो हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। पार्ट 2 है ये काइंड्स ऑफ फैक्टर का। काइंड्स ऑफ फैक्टर को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो काइंड्स ऑफ फैक्टर डिस्कस किए, जिसमें हमने रिजल्टेंट वेक्टर को डिस्कस किया, इक्वल वेक्टर्स को डिस्कस किया, इसी तरह से लाइक पैरेलल वेक्टर्स और अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स को डिस्कस किया, और इसी तरह से हमने जो है वो नल वेक्टर को डिस्कस किया, फ्री वेक्टर को डिस्कस किया, वो प्लानर वेक्टर्स को डिस्कस किया, और कॉनकरेंट वेक्टर्स को डिस्कस किया। प्रीवियस वीडियो में हमने ये वेक्टर्स डिस्कस किए, और नेक्स्ट वीडियो में हमने कहा था आपको हम यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर को डिस्कस करेंगे। आज हम यूनिट वेक्टर को और पोजीशन वेक्टर को ही डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि काइंड्स ऑफ वेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स हैं, जिनके सवालात एंट्री टेस्ट में भी बनते हैं और बोर्ड के एग्जाम्स में भी बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसको वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम पोजीशन वेक्टर को देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है? A vector whose magnitude is 1 is called unit vector। यूनिट वेक्टर पे अगर आप गौर करें तो नाम से जाहिर हो रहा है यूनिट मींस 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सिंगल हो, यानी कि 1 हो, ऐसे वेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है, और यही जो है वो यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास बहुत सारी हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये तमाम ही जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और इनको हम वेक्टर्स भी कह सकते हैं। तो अगर हमने लेट सपोज के वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराना है, तो हमने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर भी लिखना होगा, जब जाके हम जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उसको जो है वो पहचान सकेंगे। जैसे कि लेट सपोज जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी v से डिनोट की जाती है, और इसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। लेट सपोज 25 अगर मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये हमें इस यूनिट वेक्टर से पता चलेगी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे यूनिट वेक्टर i से। यहाँ पे हमने i से मल्टीप्लाई करा दिया। i से क्यों मल्टीप्लाई कराया? ताकि हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चल जाए। वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो अब हमें पता चल गया ये जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर जो है ये वेलोसिटी है, और ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका यूनिट हो गया। इसी तरह से अगर हमारे पास 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x, y, z, ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इन तीनों में हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है। x एक्सिस पे i होता है, y एक्सिस पे j होता है, और z एक्सिस पे हमारे पास या फिर z एक्सिस पे k होता है। तो जो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर लगाया है, ये i है। i इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है ये x कोऑर्डिनेट के अलोंग है। तो यहाँ पर जो है ये इसकी डायरेक्शन हमें पता चल गई है। इसी तरह से कोई भी वेक्टर हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अगर इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट के साथ भी हम क्या लिखते? यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट लिखने के बाद लेट सपोज इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया j और यूनिट वेक्टर से। j यूनिट वेक्टर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट मींस के डिस्प्लेसमेंट है, y कोऑर्डिनेट पे जो है इसके अलोंग एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यहां से हमें इसकी डायरेक्शन पता चल गई। तो इसी तरह से वेक्टर जो है ये z एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, फिर हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर k। तो ये 3 जो है ये यूनिट वेक्टर यूज किए जाते हैं तीनों कोऑर्डिनेट पे, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि हर यूनिट वेक्टर के पैरेलल या फिर अलोंग एक यूनिट वेक्टर जरूर होता है, वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है।
अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यूनिट वेक्टर पे ये एक जो है वो आइडेंटिटी लगी हुई है, इसके ऊपर एक जो है वो हैट टाइप जो है वो एक सिंबल लगा हुआ है। ये क्या है? इसको आप हैट भी कह सकते हैं और कैप भी कह सकते हैं। ये निशानी है यूनिट वेक्टर की। जब भी यूनिट वेक्टर आएगा इसके साथ हमने हैट लगाना है। आई होगा तो भी हैट लगाएंगे, और इसी तरह से जे होगा तो हैट लगाएंगे, और के होगा तो भी हम हैट या फिर इसके ऊपर कैप लगाएंगे। ये जो है वो इस तरह से यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर यूनिट वेक्टर हमने कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? अब वेक्टर जो होता है ये बराबर होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई इट्स यूनिट वेक्टर। जिस तरह से हम यहाँ पे हमने लिखा कि जो वेलोसिटी है ये इसका मैग्नीट्यूड और प्लस इसके यूनिट के साथ एज वेल एज जो इसका यूनिट वेक्टर है जो कि इसकी डायरेक्शन को बताता है वो भी इसके साथ आया है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे या फिर जो है वो यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास, वेक्टर जो के बराबर है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर जो है ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए हैट है और इसका मैग्नीट्यूड ए है। मैग्नीट्यूड आपको पता है कि इस तरह से लिखते हैं, दो लाइंस हम लगा देते हैं। अगर लाइंस आपको नहीं लगानी तो वैसे भी आप लिख सकते हैं, तो वो मैग्नीट्यूड ही होगा। अब यूनिट वेक्टर को हम लिखेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे वेक्टर हमने लिखना है और फिर उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देना है, तो हमें यूनिट वेक्टर मालूम हो जाएगा। वेक्टर नॉर्मली तौर पर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमें मिलता है। उसके 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो यहां पर भी हमारे पास जो ए वेक्टर है इसके 3 कोऑर्डिनेट हैं। तो ये एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट पे हमारे पास जो यूनिट वेक्टर हैं और साथ में जो उसके कोऑर्डिनेट के मैग्नीट्यूड हैं ये है 2i प्लस 2j और यहाँ पर k। अब ये वेक्टर हो गया। अब उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में भी डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स ऐड हो रहे होंगे और उनके दरमियान 90 का एंगल होगा तो फिर हम मेथड यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और उसके जरिए एक फॉर्मूला हम बनाते हैं जो कि बराबर होता है अंडर रूट एक्स, जो कि बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है पोजीशन वेक्टर पे, ये आप देख सकते हैं। ये जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर भी हम मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए इसी फॉर्मूले को जो है वो यूज करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर वेक्टर है, अगर 2 कोऑर्डिनेट पे है तो सिर्फ एक्स और वाई जो है इनके ऊपर स्क्वायर आता है। तो इसका मैग्नीट्यूड इसी तरह से निकलेगा, और हम जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाता है 3। जो आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर जो है ये 1 के बराबर होता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यूनिट वेक्टर इस तरह से निकालते हैं, आगे भी हम कैलकुलेट करते रहेंगे। तो ये जो है ये तरीका है। इसी तरह से इस 3 को हम सेपरेट अलग अलग भी साथ लिख सकते हैं और इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हो गया। यहां पर एक और बात आती है कि ये अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसको हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं? इसको हम आगे वेरीफाई कर सकते हैं रूट लगा के। जैसे ये यूनिट वेक्टर निकला है एज इट इज हमने दोबारा जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के तहत जिस तरह से हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल इसी तरह से इसके ऊपर भी हमने रूट लगा के स्क्वायर लगा के हमने इसको वेरीफाई कर लेना है। तो ये 1 के बराबर आएगा। अब आगे हम देखते हैं तो यूनिट वेक्टर अलोंग द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड इज आर एक्स वाई जेड आर आई जे के। जो एक्स वाई जेड के ऊपर कोऑर्डिनेट होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, आई जे और के होते हैं। अब यूनिट वेक्टर को आपने वेरीफाई जो है वो खुद करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये आप जो है वो वेरीफाई खुद करेंगे। इसी तरह से इसका एक क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, वो भी आपने जो है वो
खुद करना है। एक और यूनिट वेक्टर है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर एक और यूनिट वेक्टर आता है जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, n के ऊपर हेड लगा के। लेट सपोज ये प्लेन हो गया और इस पे अगर मैं एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करूं तो कैसे होगा ड्रॉ। सो नॉर्मल वेक्टर कैसे ड्रॉ होगा, तो ये अगर प्लेन है इसके ऊपर ये वेक्टर मैं अगर ऐसे रख दूं तो ये जो है ये एक नॉर्मल जो है वो वेक्टर ड्रॉ हो गया है प्लेन के ऊपर, क्योंकि नॉर्मल लाइन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। इसी तरह से वेक्टर जो है ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। ऐसे वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है वो n से रिप्रेजेंट किया जाता है और n के ऊपर हैट लगता है। आगे इसके सवाल आएंगे तो उसमें हमारे पास n हैट भी आएगा, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। इट मींस कि जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये जो है इसको भी आप यहां पर याद रख लें यूनिट वेक्टर में इसके साथ कि जब भी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा तो उसका यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाएगा एन हेड से। अब पोजीशन वेक्टर पे हम बढ़ जाते हैं और पोजीशन वेक्टर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अ वेक्टर दैट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। वो वेक्टर जो कि स्पेस में या फिर अगर टू कोऑर्डिनेट्स है तो टू कोऑर्डिनेट के प्लेन में किसी जो है वो पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को लोकेट करवाए या फिर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करवाए, तो ऐसे वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब यहां पर जो है आप देख रहे हैं ये थ्री डायमेंशनल जो है वो हमारे पास थ्री डायमेंशनल जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है या फिर जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे एक स्पेस के अंदर जो है ये एक पार्टिकल है। अब स्पेस के अंदर पार्टिकल होगा तो उसके कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे, उसके तीन ही कोऑर्डिनेट बनेंगे, एक z एक्सिस पे, एक y एक्सिस पे और एक x एक्सिस पे। तो ये स्पेस पे अगर पार्टिकल है तो इसको लोकेट कराने के लिए एक हमें वेक्टर चाहिए। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है और ये P पॉइंट पर जो है ये पार्टिकल है और इसके तीन कोऑर्डिनेट हैं x, y, z। अब ये तीन कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करा जाएंगे, इसकी पोजीशन क्या होगी, तो ये पोजीशन यहाँ डॉटेड लाइन से आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट की जा रही है। ये डॉटेड लाइन z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली लाइन x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इससे हमें यहां पर जो स्पेस में ये जो है वो पार्टिकल है तो इसकी पोजीशन का हमें पता चल जाएगा इन तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस के जरिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यहां से जो है वो एक कॉमन पॉइंट से अगर हम यहां से इसका रेफरेंस पॉइंट बना दें तो ये इसके तीन एक्सिस हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस से इसकी पोजीशन इतनी है, वाई एक्सिस से इतनी है और जेड एक्सिस से इसकी पोजीशन जो है वो इतनी है। तो ये जो है हम इस तरह से रिप्रेजेंट कराएंगे स्पेस में। जैसा कि यहाँ पर लेट सपोज ये अगर प्लेन है और यहाँ पे अगर मैं वेक्टर स्पेस में ड्रॉ करूं तो मैं इस तरह से ये स्पेस में तो इस तरह से वेक्टर बनाऊंगा जिसके लिए फिर क्या होगा कि इसके तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस बनेंगे। तो ये वेक्टर जो ड्रॉ हुआ है ये भी इसी तरह से स्पेस के अंदर है जिसकी वजह से इसके तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस बने हैं। तो इसके भी हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस बन सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से। कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से इसकी पोजीशन क्या है। अब इस तरह से हमने यूनिट वेक्टर में देखा कि तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे तो उसमें हमारे पास यूनिट वेक्टर भी तीन आएंगे आई जे के। बिल्कुल इसी तरह से जो पोजीशन वेक्टर है इसके कोऑर्डिनेट के साथ भी यूनिट वेक्टर जो है वो शामिल होंगे। तो यूनिट वेक्टर जो है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से डिनोट कराया जा सकता है। इसके अलावा भी आप किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर स्पेसिफिक, लेकिन फिजिक्स के अंदर स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर जो है वो आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से जब हम सर्किल के रेडियस को पढ़ते हैं तो उसमें भी आपने गौर किया होगा कि हम आर जो है उसमें स्टडी करते हैं। आर का जब भी जो है वो कहीं भी वर्ड आता है
और इक्वेशन में आर आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये रेडियस है, सर्किल का जो है वो पोजीशन वेक्टर है। सर्किल के पोजीशन वेक्टर को हम रेडियस कहते हैं, उसको भी हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए जो है वो पोजीशन वेक्टर आर से डिनोट करवाया जाता है। तो ये इसके 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, साथ में इसके यूनिट वेक्टर आ गए। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम करना है तो वही बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम मेथड, पाइथागोरस थ्योरम मेथड के जरिए हम ये फॉर्मूला बनाते हैं और ये फॉर्मूला जो है हमें फिर मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए जो है वो हेल्प करता है किसी भी वेक्टर की। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर, इनके मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर है ये जो है वो इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, इस वजह से। अब ये हमारे पास जो है वो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में हो गया। अब ऐसे भी सिनेरियो आता है जिसमें हमारे पास 2 पोजीशन वेक्टर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि उन दोनों पोजीशन वेक्टर के दरमियान का जो पोजीशन वेक्टर है या फिर उन दोनों के दरमियान का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है। अब ऐसा भी जो है वो हमारे पास सिनेरियो आता है, ऐसा भी सिनेरियो बनता है जिसमें 2 पोजीशन वेक्टर दिए जाते हैं और हमें उन दोनों पोजीशन वेक्टर के दरमियान का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फाइंड आउट करना होता है, या उन दोनों पोजीशन वेक्टर के दरमियान का एक और पोजीशन वेक्टर होता है उसको फाइंड आउट करना होता है। वो सिनेरियो क्या है आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस डायग्राम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पर 2 पोजीशन वेक्टर बने हैं, एक पी को जो है वो लोकेट कर रहा है और एक जो है वो क्यू को लोकेट कर रहा है। पी पॉइंट पे एक पार्टिकल है और एक क्यू पॉइंट पे पार्टिकल है। पी पॉइंट पे पार्टिकल को जो लोकेट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ये r1 है और क्यू पॉइंट पे जो लोकेट कर रहा है ये पोजीशन वेक्टर जो है वो r2 है। अब इन दोनों के दरमियान का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो r होगा और r जो है वो आपने मालूम करना है। किस तरह से मालूम करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा बनाया है। तो r1 जो है यानी कि पोजीशन वेक्टर r1, इसके 3 कोऑर्डिनेट हैं, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की ये वैल्यू दी गई है पोजीशन वेक्टर r1। r2 जो है इसके भी हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हैं और तीनों कोऑर्डिनेट की वैल्यूज हमें ये दी गई हैं। अब हमें अगर r मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे, r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। r2 माइनस r1 हम मालूम करेंगे, यानी कि ये वाला जो वेक्टर है इसके तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ये यानी कि जो r1 है इसके तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस r2 में से, r2 के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में से माइनस हो जाएंगे। यहां से इसको हम माइनस करेंगे, हमारे पास ये जो पोजीशन वेक्टर है या फिर ये डिस्प्लेसमेंट है P से Q तक का, ये जो हमारे पास PQ लाइन सेगमेंट है इसको हम पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं और ये हमारे पास R है। ये हमारे पास R है, ये जो है वो R हो गया और यहां से आप ये R कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आपने माइनस करना है इसमें से। सिंपल होगा ये कि R1 के साथ क्योंकि माइनस है, ये माइनस पूरे जो है वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 2i हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3i हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये प्लस का k हो जाएगा। फिर आपने ब्रैकेट खोल देना है, तो फिर हम मजीद अगर जो है वो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स दोबारा बन जाएंगे, लेकिन फिर वो किसके लिए बनेंगे, हमारे पास r जो पोजीशन वेक्टर होगा उसके लिए हमारे पास ये कोऑर्डिनेट जो है वो बन जाएंगे। फिर हमने उसका क्या करना होता है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। अगर हमें सवाल में कहा गया होता है, अगर हमें सवाल में कहा जाएगा कि आप मैग्नीट्यूड भी निकालें इस पोजीशन वेक्टर का, तो फिर हम जो है वो पोजीशन वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरह से जो है ये पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट किया जाता है। सो ये जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में जो है वो बार बार ये रिपीट हो जाता है और क्वेश्चन में भी बार बार आ जाता है। इसी तरह से यूनिट वेक्टर तो अक्सर ही पूछे जाते हैं, एंटी टेस्ट में सवालात इसके जो है वो काफी बन जाते हैं। इसी तरह से आगे अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में भी यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, उसमें भी हम फिर डिफरेंट
जो है वो तरीके से यूनिट वेक्टर को स्टडी करेंगे उनके एंगल के साथ। अब मैं आपको जो है वो क्वेश्चन देता हूं इसके, तो ये आपने सॉल्व करना है। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां से आप इस यूनिट वेक्टर का जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसको आपने कैसे जो है वो माइनस करना है। सो ये जो है आपने असाइनमेंट के अंदर करना है, और ये मुझे असाइनमेंट के अंदर आपने करके बताना है कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये 1 कैसे आएगा। ये आज का आपका असाइनमेंट है, ये आपने बताना है। यहाँ पे वैल्यूज आप देख रहे हैं, ये वैल्यूज वेक्टर ए की हैं और ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब आपने इस वेक्टर को यानी कि यूनिट वेक्टर जो है ए हैट, इसको जो है वो 1 के बराबर करना है, इसको वेरीफाई करना है। अब आप कैसे करेंगे ये मैंने मेथड आपको बता दिया है। ये आज का आपका असाइनमेंट है। अब दूसरा आपने ये करना है कि इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। R2 को R1 में से माइनस करें और इसका पोजीशन वेक्टर निकालें। इसके पोजीशन वेक्टर के जैसे मैंने कहा आपको कि 3 कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। तीनों कोऑर्डिनेट जो है फिर उसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे। तो ये दोनों सवालात जो है ये आपको मैं असाइनमेंट में दे रहा हूं, ये आपने जो है वो मुझे जो है वो सॉल्व करके और मुझे बताने हैं। इसके जवाब आप कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे दे सकते हैं। सो इसके जवाब आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कैलकुलेट ये जो है आज की हमारी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर का और पोजीशन वेक्टर का, ये आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई सवाल जो है वो जहन में रह गया है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इसी तरह से अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हुआ हो तो उसको भी आप लाजमी मेंशन करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपका अपना चैनल है, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।